वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs प्रैक्टिस फॉर गेट एक्सेल 2024। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो बायोकेमिस्ट्री से हैं और गेट एक्सेल 2024 के लिए है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, The stationary phase used in gel filtration chromatography is composed of। यानी क्वेश्चन में पूछा है कि जो क्रोमेटोग्राफी होता है इसके भी कई सारे टाइप होते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होता है उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है उनमें से इन चारों में से हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो क्रोमेटोग्राफी होता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। यानी प्रोटीन का मानो हमारे पास मिक्सचर है और एक स्पेसिफिक प्रोटीन को उस मिक्सचर में से हम अलग करना चाहते हैं, तो वहां हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग होता है, डिपेंड करता है, कभी ये मास के बिहाफ पर सेपरेट करता है, कभी ये चार्ज के बिहाफ पर भी सेपरेट कर सकता है, कभी उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पर भी हम प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं। तो जो भी क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ेंगे उसमें दो चीजें तो कॉमन होती हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज, और एक जो यहां से मूव करके जाएगा जिसको हमें सेपरेट करना है उसको बोलते हैं मोबाइल फेज। तो जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें जो स्टेशनरी फेज है जिसकी हेल्प से हम अपने मिक्सचर में से स्पेसिफिक प्रोटीन को सेपरेट करेंगे, वो पूछा है कि कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। The gel filtration chromatography, the stationary phase is a porous matrix of beads। इसमें क्या यूज करते हैं, पोरस सा मैट्रिक्स होता है। पोरस का मतलब है जिसमें पोर होंगे। तो हम क्या करते हैं कि वहां पर देखो, यहां हमने लिया है, ये है हमारे जेल बीड जिनको स्टेशनरी फेज कह रहे हैं, और ये है हमारा मिक्सचर जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, इसको मोबाइल फेज भी बोलेंगे। जैसे ही यहाँ से मूव करके जाएगा तो आप देखेंगे कि जो बड़े वाले पार्टिकल जिनका साइज थोड़ा बड़ा है वो जल्दी से चले जाते हैं निकल के बाहर, और जो साइज में छोटे होते हैं वो पीछे रह जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बीड्स हमने यहाँ इस्तेमाल किए हैं वो पोरस हैं, यानी उनमें पोर है और पोर का साइज भी स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पर इस पूरे मिक्सचर में जो भी उस पोर के साइज का होगा वो उसके अंदर इम्बेड हो जाता है, मतलब फंस जाता है, तो वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। इस तरीके से हम चीजों को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिखाया हुआ एक बीड है और उसमें ये पोरस स्ट्रक्चर है, यानी पोर प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये वाला पार्ट जो है यहाँ फंस जाता है और बाद में बाहर निकलता है, जबकि जो बड़े वाले होते हैं वो पहले ही बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सेफेरोज इज अ ट्रेड नेम फॉर अ क्रॉस लिंक्ड बीडेड फॉर्म ऑफ एगारोज। एगारोज हम पढ़ते हैं, एगारोज किससे बना होता है, जो सीवीड होते हैं वहां से ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें अगेन पोर प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ हम यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सेफेरोज। सेफेरोज एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है जिसको हम यूज करते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में एज अ स्टेशनरी फेज। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा द फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द वुबल हाइपोथेसिस, इनोसिन एट द थर्ड पोजिशन ऑफ द एंटीकोडोन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ। जो वुबल हाइपोथेसिस होता है उसमें जो इनोसिन होता है वो किसके साथ में बॉन्ड नहीं बनाता। इन चारों में से बताना है कि किसके साथ वो बॉन्ड नहीं बनाता है। तो देखिए वुबल हाइपोथेसिस क्या होता है, आप यहाँ देखिए, ये कोई टीआरएनए है और ये है एमआरएनए। एमआरएनए पर होते हैं कोडोन जिनसे कि अमाइनो एसिड मतलब आते हैं। तो मानो अगर यहाँ पर जो कोडोन है वो CUC है तो ये कोड करता है ल्यूसीन को। ल्यूसीन एक अमाइनो एसिड है, तो ये कोड जो है ल्यूसीन के लिए होता है। तो एक टीआरएनए जिसके पास ल्यूसीन होता है उसका एंटीकोडोन उसका एंटी होता है। जैसे मान लो ये CUC है तो वो टीआरएनए जो ल्यूसीन को लेकर के आएगा उसके यहाँ एंटीकोडोन आर्म पर इसका अपोजिट होगा, यानी GAG होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ल्यूसीन आ जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकता है, लेकिन एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ ल्यूसीन है, उसके लिए कोडोन क्या है, CUC है, लेकिन अगर कोडोन में CUU है तो भी ल्यूसीन आ सकता है।
ये किस वजह से हुआ है? जो लास्ट वाला पेयर होता है इसमें चेंज आ जाता है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि G जो है C से पेयर करता है, लेकिन यहां पर G ने U के साथ में भी पेयर कर लिया है। दिस इज कॉल्ड वर्बल पेयरिंग। इस वर्बल पेयरिंग की वजह से ही एक से ज्यादा कोडोन सेम अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं वर्बल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मानते हैं एंटी कोडोन में फर्स्ट बेस U है, तो कोडोन में जो थर्ड बेस है वो A हो सकता है, G हो सकता है। यानी कि मानो यहां पर अगर U है तो यहां अगर A आएगा तो भी ये पेयरिंग कर लेगा, अगर यहाँ G आएगा तो भी ये पेयरिंग कर लेगा। अगर टीआरएनए के जो फर्स्ट बेस, देखो टीआरएनए का ये होता है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, हम 5 प्राइम से चलते हैं ऐसे, जबकि एमआरएनए में ये फर्स्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 प्राइम से चलेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो टीआरएनए का फर्स्ट बेस पेयर और एमआरएनए का थर्ड बेस पेयर के बीच में वर्बल पेयरिंग होती है। तो अगर 1 पर U है, या फिर 1 पर C है, या फिर 1 पर A है, या फिर 1 पर G है, या फिर 1 पर I है, इनोसिन, जो कि समथिंग G जैसा ही होता है, तो जो थर्ड बेस है एमआरएनए का, वहां इनमें से कुछ भी आ सकता है। अगर देखो U है तो A से भी पेयरिंग होगी, G से भी होगी, अगर C है तो केवल G से होगी, A है तो केवल U से होगी, G है तो केवल U और C से होगी, और अगर I है तो U से भी हो सकती है, C से भी हो सकती है, A से भी हो सकती है, लेकिन G से नहीं हो सकती। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो इनोसिन होता है at the third position of the anticodon cannot form hydrogen bond, ये किसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है? तो ये ग्वानिन के साथ में नहीं बना पाएगा। ठीक है, बाकी इसके साथ भी बना लेता है, इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ में भी बना सकता है, लेकिन इसके साथ में नहीं बनाएगा। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 5, pK वैल्यू ऑफ द ग्वेनेडियम ग्रुप ऑफ आर्जिनिन इज। जो आर्जिनिन होता है इसमें जो R ग्रुप होता है, जैसे आपको पता होगा किसी भी अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये अल्फा कार्बन होता है, एक COOH होता है, और एक होता है NH2, एक होता है H और एक होता है R ग्रुप। ये R ग्रुप हर एक अमाइनो एसिड के लिए अलग होता है। जैसे अगर ग्लाइसिन है तो यहाँ H आ जाएगा, अगर एलेनिन है तो यहाँ CH3 आ जाएगा, अगर आर्जिनिन है तो यहाँ पर जो R होता है ये ग्वेनेडियम ग्रुप होता है, ग्वेनेडियम होता है, ये ग्वेनेडिनियम। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि आर्जिनिन का जो R ग्रुप होता है यानी ग्वेनेडियम होता है, उसका pKa वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। कुछ एक अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका जो R ग्रुप है उस पर भी चार्ज होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके R ग्रुप पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी हैं जिनके R ग्रुप पर भी कुछ ना कुछ चार्ज होता है। जैसे देखेंगे आप यहाँ जो आर्जिनिन है, एक तो आर्जिनिन होता है, एक है एस्पार्टिक एसिड, एक है सिस्टीन, एक है ग्लूटामिक एसिड, और एक दिया हुआ है हिस्टिडीन है, और एक है लाइसिन, और एक है टायरोसिन। ठीक है, यानी कि जो हमारे बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं HRK, इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है R ग्रुप पर। जो हमारे एसिडिक होते हैं जिसमें ग्लूटामिक और एस्पार्टेट आता है, उनके R ग्रुप में नेगेटिव चार्ज होता है। और देखो यहाँ पर आर्जिनिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है, और एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड भी एक एसिडिक अमाइनो एसिड है, हिस्टिडीन एक बेसिक अमाइनो एसिड है, लाइसिन भी एक बेसिक अमाइनो एसिड है। इससे अलग सिस्टीन और टायरोसिन, ये दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके R ग्रुप पर अगेन चार्ज होता है। ठीक है, तो इनके साइड चेन का भी pK वैल्यू अलग होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो आर्जिनिन है उसका कितना है, तो 12.48 होता है। ये आप ये वाले याद कर सकते हैं जो हमने बताए हैं अभी, ये आप याद जरूर रखेंगे ताकि यहां से अगर आगे क्वेश्चन आए तो आप कर पाए। क्वेश्चन में अभी हमसे पूछा है कि आर्जिनिन का क्या है, 12.48 यानी कि 12.5 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 12.50 यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। टेलोमेरेज हैज अ फंक्शन सिमिलर टू, जो टेलोमेरेज होता है इन चारों में से वो किसकी तरह काम करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो टेलोमेरेज होता क्या है, जो क्रोमोसोम होता है उसका एंड पार्ट, उसको हम टेलोमियर बोलते हैं।
तो जो डीएनए पॉलीमरेज पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन करता है वो टीलोमेरेज का रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। टीलोमियर के रेप्लिकेशन के लिए अलग से एक एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं टीलोमेरेज एंजाइम। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जो क्रोमोसोम होता है इसका जो एंड पार्ट होता है ये और ये, इनको हम टीलोमियर बोलते हैं। इन टीलोमियर के रेप्लिकेशन के लिए अलग से एंजाइम चाहिए होता है जिसको बोलते हैं टीलोमेरेज। अब ये टीलोमेरेज क्या होता है, इसके पास एक आरएनए टेम्पलेट होती है जिसको इस्तेमाल करके वो डीएनए बनाता है। ठीक है, तो वो करता क्या है, उसके पास एक आरएनए टेम्पलेट होती है जो आरएनए की तरह, मतलब आरएनए ही होता है, उसको टेम्पलेट की तरह यूज करके वो डीएनए बनाता है। क्योंकि टीलोमियर का रेप्लिकेशन करना है तो ऑब्वियसली टीलोमियर तो डीएनए ही है, तो वो आरएनए को यूज करके डीएनए बनाता है और इसी को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, जब डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन, जब डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो टीलोमेरेज किसकी तरह बिहेव करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे टेलोमेरेज इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम दैट एड्स रिपीटेटिव सीक्वेंस टू द एंड ऑफ द टेलोमेयर्स। टेलोमेरेज इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल ट्रांसफरेज भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है उस एंजाइम को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और सेम काम टीलोमेरेज भी कर रहा है। तो टीलोमेरेज किसकी तरह बिहेव करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह बिहेव करता है। तो डी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। Which one of the following enzymes is used in the polymerase chain reaction? यानी पीसीआर जो होता है, इन चारों में से हम कौन से एंजाइम को यूज करते हैं। तो पीसीआर क्या होता है, पीसीआर एक एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम अपने डीएनए के सेगमेंट की बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। यानी कि हम डीएनए का रेप्लिकेशन करवाते हैं सेल से बाहर, उसे हम पीसीआर मशीन बोलते हैं। और उसके लिए सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज है, जैसे कि डीएनटीपीज हैं, प्राइमर है, लेकिन हेलिकेज हमें नहीं चाहिए होता है। हेलिकेज क्या काम करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को अलग अलग करता है। यहाँ हम हेलिकेज ना डाल करके टेम्परेचर को काफ़ी हाई कर देते हैं ताकि जो बॉन्ड है बीच का वो टूट जाए और डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाए ताकि वहाँ से रेप्लिकेशन हो सके। तो टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है, यानी 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम देते हैं उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो यदि टेम्परेचर इतना हाई है तो हमें ऐसे डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत है जो इतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करके डीएनए की रेप्लिकेशन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है टेक पॉलीमरेज। जो टेक पॉलीमरेज होता है ये एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है जो थर्मोस्टेबल होता है, यानी हाई टेम्परेचर पर भी ये अपने आप को स्टेबल रख के डीएनए का रेप्लिकेशन करवा देता है। ठीक है, टेक पॉलीमरेज इज अ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। ये किससे निकाला है, एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जिसका नाम थर्मस एक्वेटिकस है। ठीक है, इसीलिए इसको टेक पॉलीमरेज बोलते हैं, यानी इसका टी और इसका AQ, तो इसको ऐसे टेक पॉलीमरेज बोलते हैं। ये हमने लिया है क्योंकि ये एक ऐसे बैक्टीरिया से हमने एक्सट्रैक्ट किया है जो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है। इट इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट अटैच द न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज द डीएनए, यानी डीएनए के रेप्लिकेशन में ये हेल्प करता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा द सेकेंड ऑप्शन। आपको ये नाम भी अच्छे से याद रखना है, थर्मस एक्वेटिकस, जहां से टेक पॉलीमरेज को निकाला जाता है और पीसीआर में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हेपेटोसाइट्स द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अकर इन। देखो जो भी दवाइयां हम खाते हैं वो हमारे लीवर में चली जाती है। जैसे हम खाते हैं तो वो हमारे लीवर के सेल में अक्यूमुलेट हो जाती है। लीवर के सेल को बोलते हैं हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो वहां पर उन ड्रग्स को बाहर निकालने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो SER होता है वो हेल्प करता है। जैसे देखो ये लीवर का कोई भी सेल है, इसमें यहाँ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई भी ड्रग अगर आई है तो उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम ये करता है। ठीक है,
साथ साथ जो लिपिड्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो भी SER ही बनाता है, जबकि प्रोटीन अगर बनाने हैं तो RER हेल्प करता है। गोल्गी अपरेटस किस चीज में हेल्प करता है? ये ट्रैफिकिंग में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन को कहाँ जाना है ये बताता है गोल्गी अपरेटस। न्यूक्लियस क्या करता है? ये बनाता है RNA यानी राइबोसोम की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, एज वेल एज डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following antibiotic can form an ionic channel in the bacterial membrane? Antibiotics ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। ये चारों ही एंटीबायोटिक हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन सी एंटीबायोटिक ऐसी है जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में ऐसे पोर कर देती है, जिनको बोलते हैं आयन चैनल, जिस वजह से बैक्टीरिया की ये डेथ कर देती है। बताना है आपको इनमें से कौन सा है। तो देखिए, जो ग्रेमिसिडिन ए है ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक पेप्टाइड है दैट डिस्ट्रॉय द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इस एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, जिसका नाम है ग्रेमिसिडिन ए। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1939 फ्रॉम द सोइल बैक्टीरियम बैसिलस ब्रेविस। एक सोइल में रहने वाला बैक्टीरिया है जिसका नाम बैसिलस ब्रेविस है, जहां से फर्स्ट टाइम इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। जो ग्रेमिसिडिन ए है ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है 6 एंटीबायोटिक पेप्टाइड्स का, मतलब 6 एंटीबायोटिक पेप्टाइड होती हैं जिनको मिलाकर के ये एक अकेला बनता है, और ये मोस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अगेंस्ट होता है, और कुछ एक ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी ये काम कर सकता है। करता क्या है ये एक्ट करता है एज अ बैक्टीरिसाइडल, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाला। कैसे किल करता है? उनकी मेम्ब्रेन में परमिएशन कर देता है, यानी मेम्ब्रेन में पोर कर देता है, आयन चैनल बना देता है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देता है, और उनका जो डीएनए और प्रोटीन के फंक्शन है उनको नहीं करने देता है, जिस वजह से अल्टीमेटली बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। ग्रेमिसिडिन ए जो है ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल करता है उसकी मेम्ब्रेन में परमिएशन करके, आयन चैनल बना करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां आपको मैच करना है ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से। NK सेल्स क्या होते हैं, B सेल्स क्या होते हैं, मास्ट सेल्स क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। देखिए, न्यूट्रोफिल्स क्या है? न्यूट्रोफिल्स ऐसे सेल होते हैं जब भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी इंफेक्शन होता है, यानी कोई बाहर से एंटीजन, बैक्टीरिया है, वायरस है, एंटर करता है, जहां से भी एंटर करता है, तो सबसे पहले वहां फाइट करने के लिए जो सेल आते हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रोफिल सेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इस ऑप्शन में हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेल्स टू बी रिक्रूटेड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि एस का हो जाएगा सेकंड। जो बी सेल्स होते हैं उनका काम है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करना। जो बी सेल्स होते हैं यानी कि बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, जब उनको स्टिमुलेट किया जाता है तो ये 2 टाइप के सेल में डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं प्लाज्मा सेल, एक होते हैं मेमोरी सेल। मेमोरी सेल आगे के लिए मेमोरी को होल्ड करते हैं, ताकि अगर सेम बैक्टीरिया, सेम पैथोजन आगे कभी आएगा तो हम उसको किल कर देंगे। और जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, ताकि जो भी इंफेक्शन हुआ है उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ इसका हो जाएगा 1। मास्ट सेल क्या करते हैं? हिस्टामिन का प्रोडक्शन करते हैं। मास्ट सेल क्या होते हैं? जो हमें एलर्जिक रिएक्शन होता है वो इन सेल के कारण ही होता है, क्योंकि इन सेल के ऊपर जो एंटीबॉडी ई है, IgE जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जब भी कोई एलर्जी का पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाती हैं, वो एक्टिव करके मास्ट सेल को एक्टिव करती हैं, और मास्ट सेल बनाता है हिस्टामिन का प्रोडक्शन करता है, और ये हिस्टामिन फिर हमें एलर्जी के जो सिम्टम होते हैं वो देता है। ठीक है, तो मास्ट सेल हो जाएंगे, हिस्टामिन का प्रोडक्शन करते हैं। नेचुरल किलर सेल जो होते हैं वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी भी करते हैं, यानी कि सेल को किल करने का काम करते हैं एंटीबॉडी पर डिपेंड होकर के। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये विदाउट एंटीबॉडी भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडी पर डिपेंड होकर भी समहाउ काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए Q का हो जाएगा 1 और R का है 4th, P का है 3rd। P
P का थर्ड है, Q का 1 है, R का 4th है और S का है 2nd, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। Which one of the following cells lack the hypoxanthine guanine phosphorybosyl transferase यानी HGPRT? इनमें से कौन से सेल होते हैं जिनमें HGPRT नहीं होता है? अब अच्छा, ये क्या होता है और क्यों नहीं होता है ये देख लेते हैं। ये जो एक मिनट रुकिएगा, HGPRT है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि जो प्यूरिन है, पायरिमिडीन है, जिनसे मिलकर हमारा डीएनए बनता है, उसके मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं। जिसमें ये नहीं होते हैं वहां डीएनए की फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। अब ये किस में नहीं होते हैं? जो माइलोमा सेल होते हैं उनके अंदर ये नहीं होते। अब ये सेल क्या होते हैं? देखो, अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बीएम सेल में कन्वर्ट होते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल के अंदर। ये जो प्लाज्मा सेल हैं आगे जाकर के ये बनाते हैं एंटीबॉडीज। इन प्लाज्मा सेल में अगर ये प्लाज्मा सेल कैंसर सेल में तब्दील हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं माइलोमा सेल। प्लाज्मा सेल यदि कैंसर सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, अनकंट्रोल डिवाइड करते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ करते हैं, तो उनको बोलते हैं माइलोमा सेल। इन माइलोमा सेल के अंदर ये HGPRT एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। यहां भी लिखा है जो माइलोमा है ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल माइलोमा इज अ कैंसर ऑफ द प्लाज्मा सेल्स। Plasma cells are white blood cells that make antibodies that protect us from the infection. In myeloma, the cells grow too much, crowding out normal cells in the bone marrows that make red blood cells, platelets and other white blood cells. इनको बोलते हैं माइलोमा सेल और उनके अंदर ये HGPRT नहीं होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Which of the following lipids is non-ionic? इन चारों में से कौन सा ऐसा लिपिड है जो नॉन आयनिक है, यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज को, ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड को। इसमें क्या होता है? एक सेरामाइड होता है, उस पर लगा होता है गैलेक्टोज। यहां आप देख सकते हैं किसी के पास भी कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये नॉन आयोनिक होता है, नॉन आयनिक होता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ और क्या दिया हुआ है, स्फिंगोमाइलिन दिया है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए स्फिंगोमाइलिन की स्ट्रक्चर जो है यहाँ दिखाई गई है। इसमें अगेन सेरामाइड होता है और यहाँ पर फोस्फेट और कोलिन ग्रुप होता है। कोलिन ग्रुप पर है पॉजिटिव चार्ज और जो फोस्फेट है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। अगर देखा जाए ओवरऑल तो उस पर भी कोई चार्ज नहीं बचता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। बट ये नॉन आयनिक तो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आयन प्रेजेंट होते हैं। देखो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ये एक आयनिक है, आयनिक लिपिड है। बात करें अगर यहाँ पर हम फोस्फेटाइडल इनोसिटोल की, तो यहाँ देखें आप, ये सेरामाइड है, ये फोस्फेट ग्रुप है और ये है इनोसिटोल रिंग। यहाँ पर भी फोस्फेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो अगेन ये भी क्या है? एक आयनिक लिपिड है। ठीक है, ये भी एक आयनिक लिपिड है। इसके बाद लेसिथिन जो है यहाँ दिया हुआ है, लेसिथिन, इसमें भी क्या होता है? फोस्फेट होता है और कोलिन ग्रुप होता है। यहाँ पर कोलिन पर आता है पॉजिटिव चार्ज और फोस्फेट पर है नेगेटिव चार्ज, तो अगेन ये भी एक आयनिक है। जबकि जो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड है ये एक नॉन आयनिक लिपिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा द सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी-बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ, इन चारों में से किसके सीरम के अंदर एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें ABO ब्लड ग्रुप की, तो उसमें एक A ब्लड ग्रुप होता है, एक B होता है, एक AB होता है और एक होता है O। हम जब कहते हैं कि A ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब होता है कि इस इंसान का जो खून है, ब्लड है, उसके अंदर जो RBC है, उनकी RBC की सरफेस पर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं A एंटीजन, तो ये A ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जो B ब्लड ग्रुप वाला बंदा है उसके RBC के सरफेस पर
बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी एंटीजन होता है, और जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है उनकी आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है। और यदि हम कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उनकी सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब अगर ए एंटीजन वाला बंदा है, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास ए एंटीजन है, तो ऑब्वियसली इसके पास ए एंटीबॉडीज नहीं होंगी, क्योंकि एंटीबॉडीज और एंटीजन दोनों आपस में कंबाइन करके कोएगुलेशन कर सकते हैं, जिस वजह से दिक्कत आएगी, हमारा जो खून है वो सारा जम जाएगा, क्योंकि उसमें जो एंटीजन है, एंटीबॉडीज है, वो दोनों लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो जिसके पास ए एंटीजन है उसके पास ए एंटीबॉडी नहीं होगी, उसके पास दूसरे एंटीजन के लिए एंटीबॉडी होगी, और दूसरे एंटीजन क्या है, बी है। तो जिसका ए एंटीजन है उसके पास बी एंटीबॉडीज होती हैं, जिसके पास बी एंटीजन है उसके पास बी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि वो फाइट कर लेंगे, तो उनके पास क्या होती है, ए एंटीबॉडी होती है, उनके पास ए एंटीबॉडी होती है। और जिसके पास दोनों एंटीजन है उनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि देखो अगर ए एंटीबॉडी रखते हैं तो ये इससे फाइट कर लेगा, अगर बी रखेंगे तो इससे फाइट करेगा, तो इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। जबकि अगर ओ की बात करते हैं, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो उसके पास दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, ए भी होता है और बी भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कहां पर बी एंटीबॉडीज मिलेगी, तो देख लेते हैं। बी हमें कहां मिला है, यहां ए में और यहां ओ में। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर बी एंटीबॉडी होती है। तो ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, इन चारों में से कौन कौन सी प्रोसेस ऐसी हैं जिनमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या होता है, ऑब्वियसली डिफ्यूजन तो एक पैसिव प्रोसेस होती है जिसमें चीजें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर मूव करती हैं, वहां हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है, चीजें खुद ब खुद मूव कर रही होती हैं, तो यहाँ एनर्जी की जरूरत नहीं है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसका नाम ही एक्टिव है, मतलब यहाँ एनर्जी की जरूरत होगी। इसमें क्या करते हैं, चीजों को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की साइड मूव करवाते हैं। यदि जहां हाई है चीजें वहां से मूव कर रही है लो के साइड, तो वो खुद मूव कर जाएंगी, लेकिन जहां ऑलरेडी कम है वहां से हम लेकर जा रहे हैं हाई के साइड, तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वहां हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बिना किसी मीडियम के, तो अगेन यहाँ पर भी चीजें खुद पे खुद मूव करती हैं हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट है, उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंप है, जो हमारे नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है, हमारे जो न्यूरॉन होते हैं उनको पोलराइज फॉर्म में रखता है। तो इस पंप के लिए ऑब्वियसली हमें एनर्जी की जरूरत होती है। लगभग हमारी बॉडी का 25% जो एटीपी है वो इसी पंप को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें होता क्या है कि 3 सोडियम यहाँ से बाहर जाते हैं और यहाँ से 2 पोटेशियम अंदर आते हैं और 1 एटीपी का इस्तेमाल होता है। तो ये अगेन एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा बी एंड डी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली पेयर्ड, इन चारों में से किसमें सही पेयर हुआ है। तो देखिए, डीएनए ए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। रेक ए जो होता है ये रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। और सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। रो फैक्टर भी ट्रांसक्रिप्शन में ही हेल्प करता है, ना कि डीएनए रिपेयर में, तो ये बात गलत दी हुई है। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी, केवल सी गलत है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आगे। विद रिस्पेक्ट टू सोडियम डोडेकाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलेट जेल जेलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि एसडीएस पेज जो होता है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर ट्रू,
जो एसडीएस पेज होता है उसके रिगार्ड में यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। अगेन ये भी एक MSQ टाइप क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ सही है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में दिया है जो इथीडियम ब्रोमाइड है, पहले देख लेते हैं एसडीएस पेज होता क्या है। सोडियम डोडिकाइल सल्फेट पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसडीएस पेज जो होता है ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोलिकुलर साइज, उनके साइज के बिहाफ पर हम उनको अलग करते हैं इस टेक्निक की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम यूज करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड एक नॉन रेडियो एक्टिव मार्कर होता है जो स्टेनिंग में हेल्प करता है। इसी सेम मार्कर को हम डीएनए को स्टेन करने में भी हेल्प लेते हैं, साथ साथ हमारे प्रोटीन को भी ये स्टेन करता है। जैसे देखो हमने यहाँ पर ये जेल लिया है और हमारा जो प्रोटीन है वो सेपरेट हो गया है। जैसे इसमें होता क्या है, साइज के बिहाफ पर सेपरेट करते हैं, तो जिसका साइज छोटा होता है वो फास्ट मूव करता है और जिसका साइज बड़ा होता है वो स्लो मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगी होती है कैथोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहां लगी होती है एनोड। वेट, कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। कैथोड अट्रैक्ट करता है कैटायन को, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर नेगेटिव होगा और एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां हम डाल के रखते हैं अपने प्रोटीन को और फिर प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो प्रोटीन जो है मूव करना स्टार्ट करता है टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, एनोड की साइड ये मूव करता है। यहाँ पर हमारे प्रोटीन पर हम नेगेटिव चार्ज अप्लाई करते हैं ताकि सभी के पास नेगेटिव चार्ज हो जाए और वो एनोड की साइड ही मूव करे। तो यहाँ वो मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, जो यहाँ रह जाएगा मतलब उसका साइज बड़ा है, जो यहाँ तक मूव किया है उसका साइज छोटा है। जैसे देख सकते हैं यहाँ अगर कोई यहाँ तक मूव कर गया है तो मतलब ये स्मॉलर है अपने साइज में, और जो यहाँ तक ही रह गया है मतलब ये अपने साइज में जो है लार्ज होता है। इतना सेपरेशन होने के बाद फिर हम यहाँ पर ये डाई डालते हैं इथीडियम ब्रोमाइड और फिर वहाँ यूवी लाइट का एक्सपोजर देते हैं जिससे वो हमें दिख जाते हैं कि किस तरीके से सेपरेशन हुआ है, बैंड कहाँ कहाँ पर आए हैं। ओके, तो देखिए पहले लिखा है इथीडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इथीडियम ब्रोमाइड को हम बिल्कुल बाद में इस्तेमाल करते हैं जब पूरा सेपरेशन हो जाता है, उनको देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ना कि उसके दौरान हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यहाँ पर हम यूज करते हैं बीटा मरकैप्टो इथेनॉल इज यूज टू रिड्यूस द डाइसल्फाइड बॉन्ड। हमारे प्रोटीन में अगर कहीं पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है तो उसको पहले ब्रेक किया जाता है, ब्रेक करने के लिए हम वहां ऐड करते हैं बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, तो ये बात बिल्कुल सही है। हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो एनोड की साइड माइग्रेट करते हैं, ये बात भी सही है। द लोअर मोलिकुलर वेट प्रोटीन माइग्रेट स्लो, देखो गलत हो गया है, जिनका साइज छोटा है वो फास्ट मूव करते हैं ना कि स्लो, और जिनका साइज लार्ज है वो स्लो मूव करते हैं ना कि फास्ट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ इन चारों में से एसडीएस पेज के लिए जो है सेकंड बात सही है और थर्ड है, यानी इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा बी एंड सी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया है इन द प्लॉट गिवन बिलो द सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, द ब्रोकन लाइन रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ। देखो आपको यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये होता है ऑक्सीजन का बाइंडिंग ग्राफ, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन से कैसे बाइंड करता है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे ही उसका जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ में वो बढ़ती जाती है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है उसके पास 4 साइट होती है, जब चारों साइड पर बाइंडिंग हो जाती है उसके बाद फिर वहां सैचुरेशन आ जाता है। तो ये ग्राफ हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता है पार्शियल प्रेशर, ऐसे ऐसे ही जो हीमोग्लोबिन होता है उसका सैचुरेशन लेवल भी बढ़ता है और एक टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाता है। लेकिन ये जो ग्राफ होता है ये हमें दिया है आइडियल कंडीशन में, अगर कंडीशन चेंज होती है तो वहां पर ये ग्राफ या तो इस साइड शिफ्ट हो सकता है या तो ये इस साइड शिफ्ट हो सकता है। अगर इस साइड होता है तो वो कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा और ऐसे होता है तो इस साइड दिखाई देगा, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट,
इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। अलग अलग कंडीशन होती है इनके शिफ्ट होने की। आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि जब ये यहाँ शिफ्ट हुआ है, इस साइड शिफ्ट हुआ है, तो कंडीशन क्या रही होगी, इन चारों में से आपको बताना है। तो देखो इसके लिए आप ये चीजें याद रख सकते हो। यहाँ दिया है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, यहाँ दिया है हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन लेवल। तो यदि वो राइट में शिफ्ट करता है तो क्या कंडीशन होती है। देखो एक तो यहाँ पर जैसे ही राइट में शिफ्ट करता है तो इसका इंडिकेशन है कि ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है बाइंड करने की वो कम हो रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, जिस वजह से ऑक्सीजन के साथ में उसकी बाइंडिंग नहीं हो रही है। तो अगर राइट में शिफ्ट हुआ है तो मतलब है कि उसकी जो एफिनिटी है वो कम हो गई है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ऐसा होता है, 2-3 DPG जब बढ़ता है तो भी ऐसा होता है, और H पॉजिटिव जब बढ़ते हैं यानी कि pH जब कम होता है, H पॉजिटिव के बढ़ने का मतलब है pH का कम होना, तो वो राइट में शिफ्ट होता है, ठीक है। इसके अपोजिट यदि वो शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड में तो एफिनिटी बढ़ती है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तब ऐसा होता है। जब RBC के अंदर DPG घटता है तब ऐसा होता है, और जब डिक्रीज होते हैं H पॉजिटिव यानी pH बढ़ता है तब ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब हाई pH होता है उस दौरान ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। जब CO2 बढ़ती है तब ये राइट में शिफ्ट होता है। जब 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बढ़ता है तो भी ये राइट में शिफ्ट होता है, लेकिन जब pH बढ़ता है तो ये लेफ्ट में शिफ्ट होता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसिडरिंग द ओपन चेन फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द एपीमर। इन चारों में से बताना है कौन कौन किसका एपीमर होता है ओपन चेन की फॉर्म में। तो एपीमर्स क्या होते हैं, देखो एपीमर्स क्या है कि पूरी स्ट्रक्चर सेम है लेकिन किसी एक कार्बन पर डिफरेंट हो गए हैं, यानी कि जो OH और H ग्रुप होते हैं वो किसी एक कार्बन पर डिफरेंट है, बाकी सब कार्बन पर सेम है, उनको हम बोलते हैं एपीमर, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन किसका एपीमर है। इस डायग्राम में आप देखेंगे जो डी ग्लूकोज होता है वो एपीमर है डी गैलेक्टोज का भी और डी मैनोज का भी, लेकिन जब ग्लूकोज जो डी ग्लूकोज है वो एपीमर में होता है कार्बन 2 से, तो हो जाएगा डी मैनोज के साथ में। यानी डी मैनोज की स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो ऐसी है और ग्लूकोज की ऐसी है, केवल सेकंड कार्बन पर डिफरेंस आया है। देख सकते हैं आप यहाँ सेकंड कार्बन पर OH इधर है जबकि OH यहाँ है। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज कार्बन 2 से एपीमर है, जबकि डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज वो अपने 4th कार्बन से एपीमर है। यहाँ पर सेकंड कार्बन भी सही है, थर्ड भी है, लेकिन 4th कार्बन में जो है चेंज आता है। तो डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज 4th कार्बन से एपीमर होते हैं, ठीक है। तो देखिए डी मैनोज एंड डी फ्रक्टोज ये नहीं होते हैं, डी ग्लूकोज डी मैनोज हाँ ये सही है और सेकंड कार्बन से एपीमर है। डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज नहीं होते हैं, डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज अगेन ये भी होते हैं, अपने 4th कार्बन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 2nd and 4th, ठीक है। चलिए देखते हैं, बस आज की इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, यूजफुल हैं आपके लिए। अगर हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।